वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। वॉच द वीडियो टिल एंड काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए अब हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, मीन्स भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पूना पैक्ट 1932। 1932 में पूना में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर जगह है, वहां पर एक पैक्ट होता है, समझौता होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो ये समझौता क्या था और क्यों होता है? इससे पहले हमने क्या देखा कि गांधी जी ने पूरी सोसाइटी के सेक्शंस को एक साथ लाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसका मेन मुद्दा उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था? नमक सत्याग्रह से, क्योंकि नमक किसके द्वारा खाया जाता था? अमीर के द्वारा भी और गरीब के द्वारा भी, दोनों के द्वारा उसकी रिक्वायरमेंट थी। उनको लगा कि इस मूवमेंट में लगभग हर सेक्शन से, हर सोसाइटी के हर वर्ग से लोग शामिल होंगे, और हुआ भी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अब तक हमने एक चीज और पढ़ी कि गांधी जी फेवर करते थे कि इनका रिच पीजेंट्स का या फिर बिजनेस क्लास का, क्योंकि उनसे उनको क्या मिलता था? इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता था, फंड मिलते थे पार्टी को। तो एक तबका ऐसा था जिसको आप मजदूर वर्ग या निम्न जाति से या फिर पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब एज अ लीडर, एज अ सेकेंड हीरो आप कह सकते हैं, जब स्टोरी के अंदर एंट्री करते हैं, जो राष्ट्रवाद वाला सीन चला हुआ था, तो वो दलित समुदाय को, जिसको हरिजन के नाम से गांधी जी पुकारते थे, हरिजन मीन्स हरि के बंदे, हरि के लोग, भगवान के लोग, तो वो सारे शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे, उनको दलित कहा जाता था उस टाइम। दलित का मतलब होता है दबाया हुआ, कि जो समाज की दूसरी सोसाइटीज थी, अमीर लोग थे, जमींदार लोग थे, वो उनको दबा कर रखते थे, उनको इक्वल राइट्स उनको देने नहीं देते थे। दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड दलित्स, लेकिन गांधी जी उनको हरिजन बोलते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी एक दलित जाति से बिलोंग करने वाले नेता थे। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर who organized Dalits into the Depressed Classes Association demanded separate electorates for Dalits। वो एकजुट कर लेते हैं दलित एसोसिएशन के अंदर सभी डिप्रेस्ड क्लासेस को। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन मीन्स दबाई हुई जाति के लोगों का समूह, उसके अंदर वो एकजुट हो जाते हैं। वो किस चीज की डिमांड करते हैं भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप में? इलेक्टोरेट्स की। इलेक्टोरेट्स मीन्स अलग निर्वाचन क्षेत्र आप कह सकते हैं यहाँ पे, कि इनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र या सीटें होनी चाहिए। जब गांधी जी 1930 में इरविन को लेटर लिखते हैं और उसके अंदर 11 डिमांड थी, तो उसके अंदर ये भी एक शामिल थी। लेकिन गांधी जी इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाए। क्यों नहीं चाहते थे, आगे पॉइंट्स क्लियर होगा। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन फास्ट अंटिल डेथ। गांधी जी नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने किस नीति को फॉलो किया हुआ था? फूट डालो और राज करो की नीति। वो हम भारत के ही आपसी समूहों को आपस में टकराते रहते थे और खुद आनंद लेते रहते थे, राज करते रहते थे। तो वो क्या करते हैं, अंबेडकर जी की इस डिमांड को मान लेते हैं, जो इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी अलग से, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। गांधी जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गई है दलित्स के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग समुदायों के, सोसाइटी के अलग अलग समुदायों को एकजुट करने के लिए मैंने अभी तक जो प्रयास किए हैं वो सब फेल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग अलग से लीग बना के बैठी हुई थी, दलित ने अलग से बना ली, और कांग्रेस अलग से रहेगी। और कांग्रेस के अंदर भी आपने देखा कि स्वराज पार्टी बना ली थी CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, समाज डिवाइडेड होता जा रहा था, और गांधी जी इस बात के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या स्टेप उठाते हैं अंबेडकर, वो स्लो डाउन कर देगा, तो गांधी जी इस बात के लिए क्या करते हैं, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, वो डिमांड करते हैं कि जब तक अंबेडकर जी इस बात को नहीं भूलेंगे, इस बात को नहीं नकारेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही हैं और अलग से दलित एसोसिएशन नहीं रहेगा, तो वो आमरण अनशन करेंगे। मीन्स कुछ भी अंजल उस टाइम तक नहीं खाएंगे जब तक अंबेडकर जी नहीं मानते हैं। तो क्या होता है, अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो अंबेडकर जी को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि हाँ, इससे क्या होगा, अलगाव की सिचुएशन
अलग अलग सेक्शन में उभर कर सामने आएगी। तो वो गांधी जी की स्थिति को मान लेते हैं, जो शर्त रखते हैं उसको मान लेते हैं, और 1932 में एक समझौते के ऊपर वो हस्ताक्षर करते हैं पूना के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पूना पैक्ट 1932। किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क्स में निकल के आया कि कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वो नेम के साथ ही होता है मोस्टली इसके। पूना पैक्ट गिव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अभी समझौते का रिजल्ट क्या रहा कि क्या चीजें इसके अंदर मानी गई कि जो रिजर्व क्लासेस हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्व सीट्स दी जाएंगी, आरक्षित कर दी गई कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव, प्रांतीय जो निर्वाचन क्षेत्र थे और केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र में, मान लो कि अगर 10 सीट हैं, सपोज एज एन एग्जांपल बता रही हूँ, तो इसमें से 3 सीट क्या हो गई? रिजर्व कर दी कि ये आप दलित लोगों के लिए ही रहेंगी, आप ही के कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेशन करेंगे, एटलीस्ट 3 कैंडिडेट इस सोसाइटी से, इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से होंगे। तो ये मान लिया जाता है, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स। लेकिन ये तय किया जाता है कि उनको आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन वोट कहाँ डालेंगे? वो जो एक कॉमन बूथ होगा सभी के लिए, वहीं पर उनकी भी वोट कास्ट होगी। फिर वो चाहे कांग्रेस नेता को दें, चाहे वो मुस्लिम लीग को दें, दलित से ही बिलोंग करने वाले, चाहे किसी भी अपने पार्टी को वो वोट दें, लेकिन रिजर्व सीट्स उनको दे दी गई। तो ये था पूना पैक्ट। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जाता है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि सब लोगों ने ये कैसे समझा कि हम एक ही देश का हिस्सा हैं और किस तरीके से उन्होंने स्वराज के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। तो इसके लिए आपके लिए 5 पॉइंट सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, बहुत ही आप कहें तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। यूनाइटेड स्ट्रगल, कोई भी देश तभी आजादी पा सकता है जब उसके सभी लोग, सभी सिटीजन्स ये समझें कि ये देश हमारा है और हमें एकजुट होकर ही इसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। तो गांधी जी ने ये काम किया, जैसे कि पूना पैक्ट में रिसेंटली आपने अभी देखा कि उनको अलग नहीं जाने दिया, एसोसिएशन नहीं बनने दी उनकी, रिजर्व सीट्स मिल गई, बट वो रहे कहाँ? कांग्रेस के साथ ही रहे, आपस में अंबेडकर जी और नेता गांधी जी मिलके रहे। तो क्या रहे? कंबाइंड प्रोसेस रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग थोड़ा सा कट के चलने लग गई थी, क्योंकि जो भी स्ट्रगल में फ्लैग वगैरह या भारत माता की इमेज वगैरह, सॉन्ग्स जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, यूज किए जा रहे थे, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले थे। उनको कहीं ना कहीं ये लगने लग गया था कि हम इस हिंदू समाज के अंदर, मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर हैं और हमारे संस्कृति और वैल्यूज को कहीं ना कहीं इनको दबा ना दिया जाए। तो वो थोड़ा सा अलग होके चलने लग गई थी। लेकिन 1930 के लास्ट तक, अगर हम 40s के स्टार्टिंग की बात करें, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, तो उस टाइम सोसाइटी के हर सेक्शन ने, चाहे वो अमीर था, गरीब था, वर्कर सेक्शन था, बिजनेस क्लास थी, सब ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो यूनाइटेड स्ट्रगल थी एक तो। सेकंड था कल्चरल प्रोसेसेस। कल्चरल प्रोसेसेस कैसे? कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए जो फोक लॉर्स होते हैं, टेल्स होती हैं, कल्चरल हेरिटेज होता है, मीन्स राजा महाराजाओं की गौरव भरी कहानियां, हमारा देश कैसा था, इन चीजों को बढ़ावा दिया जाने लगा। और जो चारण और भाट होते हैं, जो गांव-गांव जाकर एक रिकॉर्ड भी रखते हैं मेंटेन की, आपके दादा दादा के परदादा मतलब पुश्तैनी उनके पास नाम होते हैं, और वो गाथाएं भी लोगों को गा के सुनाते हैं कि आप लोगों का इतिहास, आप लोगों का कल्चर ऐसा रहा था। उसको लेखकों और कवियों ने क्या करना शुरू कर दिया? लिखना शुरू कर दिया, जगह जगह घूम घूम कर रिकॉर्ड बनाया और लोगों तक गा के या सुना के उसको पहुंचाया। तो पोएम्स ने, स्टोरीज ने, फोकलॉर्स ने, कल्चरल प्रोसेस ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई एकजुट करने की। अब है भारत माता की इमेज। भारत माता की इमेज को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाया था, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, जिसको आज के टाइम नेशनल सॉन्ग के रूप में हम गाते हैं। वो बंगाल से बिलोंग करने वाले थे। तो जब बंगाल के अंदर वहां पर प्रोसेस चल रहा था क्रांति का, तब उन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा और बंगाल वासियों ने उसको बढ़ चढ़कर एनकरेज करने के लिए, खुद को औरों को भी अपने साथ मिलाने के लिए बढ़ चढ़कर इस गीत को गाया था और उन्होंने भारत माता की इमेज बनाई। अब जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर या
नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर क्या देखा था कि इमेजेस बनी थी किसकी, जर्मेनिया की, याद है आपको, जो जर्मन की को एक लेडी के रूप में दिखाया गया था। ऐसे ही भारत को भारत माता की इमेज के रूप में दिखाया गया और उस प्रतीक को लेकर लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह के नारे लगाते हुए सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एकजुट होकर लड़े स्वतंत्रता के लिए। अब है रिवाइवल ऑफ इंडियन फोकलोर्स। फोकलोर्स होता है गीत, संगीत, कल्चर, किसी भी कंट्री का, देश का पुराना इतिहास। तो उन चीजों को क्या किया गया, रिवाइवल दिया गया, दोहराया गया, बार बार उनको प्रोसेस में लाया गया, लोगों को सुनाया गया कहानियों के थ्रू, गीत के थ्रू, उससे भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। अब है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हमने देखा कि भारत की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। रामायण महाभारत की अगर आप बात करें तो लोगों को इन चीजों के बारे में बताने के लिए हिस्ट्री के गुणगान किए गए। आम लोगों के अंदर जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको बोल के बताया गया। इस तरीके से लोगों को एहसास हुआ कि हम तो एक ऐसे देश के निवासी हैं जो मतलब पुराने टाइम से ही अपना एक गौरवपूर्ण और शक्तिशाली इतिहास रखता है। तो लोगों के अंदर एनर्जी भरी गई, कूट कूट के उनको एंथुजियाज्म फुल किया गया और तब उन्होंने बढ़ चढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेशन किया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद क्या होता है कि हमें आजादी तो मिल जाती है 1947 के अंदर, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज लोग अपनी फूट डालो राज करो की नीति में सक्सेस हो जाते हैं और वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को दो अलग अलग गुटों में डिवाइड कर चुके थे उस टाइम पे। और मुस्लिम लीग के जो मेन नेता थे, जैसे हमारे गांधी जी थे कांग्रेस के, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये डिमांड रख दी थी कि आप जाने से पहले भारत का डिवीजन करके जाएंगे, पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका होगा, आप उसमें हमें पार्टीशन दे के जाएंगे और सारे मुस्लिम यहाँ से वहां विस्थापित हो जाएंगे। तो इस विस्थापन की क्रिया में हजारों लाखों लोग बेघर हुए, मारे भी गए, लूटपाट भी की गई, दंगे फसाद भी हुए। कुल मिला के जो आजादी का सीन था वो बहुत ही पैनिक था, जहां पे एक तरफ खुशी का माहौल था कि आजादी मिली, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा माहौल था कि उस खुशी को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे थे लोग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।